Yes, we are live now. Hello all and welcome back again to GS Prelims रिवीजन सीरीज़। इस सीरीज़ में हम लोग पॉलिटी बात कर रहे हैं और पॉलिटी के इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे आज कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करेंगे। और अगेन देखिए, ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स में ऐसे डायरेक्टली लिखा तो नहीं है, बट हाँ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, पहली चीज़। सेकेंड थिंग, आपके मेंस में टॉपिक जो होता है क्लियरली लिखा हुआ है, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट इट कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑल्सो। ऑल्दो ये बहुत ही लेस प्रोबेबल है, बहुत ही ज़्यादा लेस प्रोबेबल है, लेकिन फिर भी फॉर द कंप्लीशन आप इन चीज़ को ज़रूर कंप्लीट करके जाइए और क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आप कर सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो हम लोग बात करेंगे वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की बात करेंगे। तो डेमोक्रेटिक कंट्री दो तरीके की हो सकती हैं। एक हो सकती हैं जो रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, तो दे आर रिपब्लिक कंट्रीज़, और दूसरी होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क होती हैं, तो दिस इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों में डिफरेंस ये होता है, रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ पर जो हाईएस्ट हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो इलेक्टेड बॉडी होती है, मतलब उसको भी जनता इलेक्ट कर रही है। और वहीं दूसरी ओर डेमोक्रेसी दोनों ही जगहों पर है, लेकिन दूसरी ओर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का मतलब कि जो हाईएस्ट बॉडी है, हेड ऑफ द स्टेट है, चाहे वो नॉमिनल हो चाहे रियल हो, वो एक एम्परर की पोस्ट है, राजा की पोस्ट है, या फिर उसका इलेक्शन नहीं होता है, वो एक हेरिडेटरी सिस्टम चलता है। तो इस तरीके की जो बॉडी होती है उनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। वो बात दूसरी है कि दोनों ही जगहों पर पीपल का ही पार्टिसिपेशन है, लोगों का ही पार्टिसिपेशन है, इसीलिए हम लोग डेमोक्रेसी ही बोलते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पर अलग अलग कंट्री में अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर, अकॉर्डिंग टू देयर हिस्ट्री, वी हैव डिफरेंट सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। अब इस डेमोक्रेसी में रिपब्लिक और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का हम लोगों ने केस देख लिया कि देयर आर टू काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसीज़ हैं, जैसे कि यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, जापान एंड जर्मनी, इनके बारे में हम लोग बातें करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे और सबसे पहले जो बातें करेंगे वो करेंगे ऑब्वियसली द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, एंड दैट इज़ यूएसए। यूएसए के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये एक पहला ऐसा स्टेट था, पहला ऐसा देश था, ऐसी कंट्री थी जिसने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और इसको बोलते हैं दिस इज़ सबसे पुराना ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी के बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी हद तक इनसे बोरो किया हुआ है। इनके कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ प्रोविजंस के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए, बात करने से पहले यूएसए के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। हालांकि वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको इसके बारे में पता चलेगा, क्योंकि जो यूएसए है उसकी ओरिजिन होती है अमेरिकन रिवॉल्यूशन से। अमेरिकन रिवॉल्यूशन भी देखिए दो फेजेस में हुआ था, और इसके अकॉर्डिंगली अल्टीमेटली फिर बाद में जा करके यूएसए एक कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेट में निकल करके आया था। जो यूएसए है ये प्योरली फेडरल है, दिस इज़ प्योरली फेडरल स्टेट। फेडरल स्टेट कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो स्टेट्स हैं इनके हाथ में पावर होती है, यानी कि हम लोग के यहाँ जो रिजर्व या फिर कह लीजिए कि रेसिडुअल पावर होती हैं वो पार्लियामेंट के पास जाती हैं इंडिया के केस में। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें फेडरल स्टेट में, तो ये जितनी भी पावर्स होती हैं, रेसिडुअरी पावर्स, वो सब के सब चली जाती हैं कहाँ पर? वो सारी की सारी पावर चली जाती हैं स्टेट के हाथ में। जो स्टेट मतलब कि छोटी छोटी जो स्टेट जिससे मिल करके यूएसए बना है उसके हाथ में चली जाती हैं। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब देखिए, ये एक फेडरल स्टेट है और इस वजह से यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना भी बहुत टफ होता है, और इसी वजह से इसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। दिस इज़ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर पाना बहुत 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 मुश्किल होता है। नियर अबाउट कुछ 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी तक किए गए हैं 1757 के बाद से अगर बात किया जाए तो। ये एक फेडरल गवर्नमेंट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा फेडरल गवर्नमेंट के बारे में समझते हैं, इसका मतलब क्या चीज़ है। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर स्टेट्स जो होते हैं उनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। इस स्टेट की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है कि इसका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, इसका अपना खुद का लेजिस्लेचर होता है, इसका अपना खुद का हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, और इसका अपना खुद का सिटीजनशिप भी होता है। मतलब अपने आप में आप ये कहेंगे कि ये कंट्री खुद भी अपने आप में कंट्री हो जाती है, मतलब स्टेट जो होती है वो अपने आप में कंट्री है। अब ये बात दूसरी है कि इस तरीके के जो तमाम स्टेट्स हैं, अच्छा एक और चीज़, इनकी अपनी जुडिशरी भी होती है, ठीक है, तो हाई कोर्ट वगैरह भी इनकी होती है, और इनके जो जुडिशरी के लॉज लगेंगे वो इस स्टेट के जो भी लॉज होंगे उसी लॉ के बेसिस पर जुडिशरी काम करती है। तो ऐसे तमाम स्टेट्स होंगे, और ये जो तमाम स्टेट्स हैं यह आपस में मिल करके कुछ प्रिंसिपल्स पर
आपस में कंसेंसस के बेसिस पर कहते हैं कि चलो ठीक है, वी आर गोइंग टू फॉर्म वन सिंगल स्टेट दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यहाँ पर जो भी मतलब प्रेसिडेंट साहब हैं, तो प्रेसिडेंट साहब विल वर्क, जो भी काम करेंगे वो इन स्टेट्स के साथ मिलकर के ही काम करेंगे। हालांकि इन स्टेट्स के साथ में इनकी जो होता है, कह सकते हैं कि इलेक्शन के दौरान इनको मैंडेट मिला होता है, तो इस वजह से इनको मतलब चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा इनकी अपनी खुद की पार्लियामेंट होती है, और इनकी जो पार्लियामेंट होती है उसको बुलाता है कांग्रेस। तो कांग्रेस हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी है, वहाँ पर पूरे पार्लियामेंट को ही कांग्रेस बोलते हैं हम। ठीक है, अभी हम लोग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी देखेंगे कि कैसे होता है, क्या चीज़ होती है यहाँ पर। तो ये चीज़ होती है। इसके अलावा यहाँ पर अपनी सुप्रीम कोर्ट भी होती है इनकी, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट होती है उसका वो जिस प्रिंसिपल पर काम करता है वो होती है यूनियन लॉज। तो जो यूनियन लॉज होते हैं केवल उन्हीं के बेसिस पर यहाँ पर काम सुप्रीम कोर्ट करती है, या फिर सिंपली बोला जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का जो काम होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का काम मेनली इस सुप्रीम कोर्ट का होता है। तो अब एक आइडिया लगा होगा कि जो सेंट्रल सिस्टम है वो एकदम अलग तरीके से चल रही है, और जो स्टेट सिस्टम है वो बिल्कुल अलग तरीके से चल रही है। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली वर्क तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑटोनॉमस तरीके से तो जरूर वर्क कर रहे हैं। तो ये होती है फेडरल स्टेट। और जो टू फेडरलिज्म होता है वो हमें यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से देखने को मिलता है, और इसी वजह से हम लोग बोलते हैं दिस इज अ गवर्नमेंट, जहाँ पर हमें फेडरल फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर सिस्टम चलता है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट साहब। तो दिस इज़ हेड ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं, वो एग्जीक्यूटिव एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये हो जाते हैं एग्जीक्यूटिव एक्शंस के लिए। सिमिलरली इसी तरीके से जो लेजिस्लेचर होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, सेपरेट होती है, और यहाँ पर ये आ जाती है कांग्रेस। तो दिस इज़ कांग्रेस। और इसी तरीके से जुडिशरी होती है, जो सुप्रीम कोर्ट होती है, और ये भी इंडिपेंडेंट होती है और सेपरेट होती है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये तीनों ही विंग आपस में सेपरेट, मतलब प्योरली सेपरेट है, यानी कि यहाँ पर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिल जाती है। तो दिस इज़ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर, जिसके कारण से सारे विंग्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। हमारे यहाँ पर अगर बात किया जाए तो हमारे यहाँ इंडिया में अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ का जो लेजिस्लेचर होता है और जो एग्जीक्यूटिव होता है वो कहीं ना कहीं आपस में कह लीजिए कि मिक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एग्जीक्यूटिव जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनको हाउस का यानी कि लोकसभा या राज्यसभा पार्लियामेंट का पार्ट होना ही होना है, कंपलसरी है। सिमिलरली अगर हम पीएम के बारे में बात करें तो अगेन इनको भी यहाँ पर होना है। वो बात दूसरी कि हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट होते हैं, वी आर नॉट फॉलोइंग प्रेसिडेंशियल फॉर्मेट, वी आर फॉलोइंग पार्लियामेंट्री फॉर्मेट, एंड दैट इज़ वाई जो हमारा प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो प्रेसिडेंट साहब नॉमिनल हेड होते हैं, और जबकि यहाँ पर रियल हेड जो होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। वहीं दूसरी ओर यूएसए में देखेंगे तो प्रेसिडेंट साहब इज़ द रियल हेड ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर सिस्टम होती है। हमारे यहाँ पर बात करेंगे तो प्रधानमंत्री होते हैं और उनको हेल्प करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, लेकिन ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इलेक्टेड बॉडी होती हैं। सिमिलरली इसी तरीके से प्रेसिडेंट साहब होते हैं, प्रेसिडेंट साहब को हेल्प करने के लिए जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वैसे यहाँ पर सेक्रेटरीज होते हैं। तो दे आर सेक्रेटरीज, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ होम, सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर, इस तरीके के तमाम लोग होते हैं। दोनों में अंतर ये है कि ये प्योरली नॉमिनेटेड बॉडी, एक तरीके से आप समझ सकते हैं नॉमिनेटेड, या फिर आप बोल सकते हैं कि दिस इज़ प्योरली अपॉइंटेड बॉडी। यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब अपने हिसाब से अपने लोगों को चुनते हैं। यहाँ पर जो सेक्रेटरी होते हैं दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये ना तो इलेक्टेड लोग होते हैं ना तो कुछ होते हैं, दे आर, आप ये कह सकते हैं कि ये लोग स्पेशलिस्ट होते हैं, अपने काम में ये लोग स्पेशलिस्ट होते हैं, और इसी वजह से इनको जो भी मंत्रालय दिया जाता है यानी कि जो भी डिपार्टमेंट दिया जाता है उसमें ये लोग बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इनका जो एक्ट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कौन, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट साहब इज़ द अथॉरिटी हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, और इनके जो एक्ट होते हैं उनको लेजिस्लेचर फाइनली अप्रूव करती है, तब जा कर के वो एक्ट अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट हो पाता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है जहाँ पर आप ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, ड्राफ्टिंग करने के बाद में इसको आप एक्ट तभी बना सकते हैं जब ये रेटिफाई हो जाए हाउस से, यानी कि कांग्रेस से, पार्लियामेंट से जब रेटिफाई हो जाती है तभी जा कर के अल्टीमेटली यहाँ पर सिस्टम बनता है। हमारे यहाँ पर सिस्टम क्या होता है, हमारे यहाँ पर जो ड्राफ्ट होता है वो खुद लेजिस्लेचर में बनता ही है,
हमें रेटिफाई कराने की ज़रूरत नहीं होती है, वो एक्चुअल में क्या होती है, डेवलपमेंट जो है वो खुद ही लेजिस्लेचर का पार्ट है। जबकि यहाँ पर क्या होती है कि दिस इज़ द थिंग जो कि मतलब प्रेसिडेंट साहब प्रपोज कर देते हैं और फिर अल्टीमेटली केस आगे बढ़ जाता है और ये तरीके हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगेन देखेंगे तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है वो हमें देखने को मिलती है, क्योंकि दिस इज़ फेडरल गवर्नमेंट। और अगर यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी नहीं रखेंगे तो कोई ना कोई एक बॉडी होगी जो अपने आप में स्ट्रांग हो जाएगी और दिस कैन लीड टू चेंज इन यू कैन से वेरी ट्रमेंडस मैनर में चेंज हमें देखने को मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है और यहाँ पर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम रखा गया है। मतलब एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर को जुडिशरी और जुडिशरी फिर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों को ही चेक करती रहती है। तो ये सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स ज़रूर लगता है, लेकिन अगेन दिस इज़ वेरी वेल बैलेंस्ड, बहुत ही अच्छे से बैलेंस करके रखा गया है और हर चीज़ के लिए चेक एंड बैलेंस रखा गया है ताकि कोई भी बॉडी अपने आप में डोमिनेट ना करने पाए। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पर बिल ऑफ राइट्स के बारे में भी बात किया गया है, टू प्रिजर्व लिबर्टी, यानी कि दिस इज़ फंडामेंटल राइट एंड दिस वाज फर्स्ट टाइम जब किसी कंट्री ने अपने लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए थे। तो यहीं से हम लोगों ने भी फंडामेंटल राइट जो है वो बोरो किए हुए हैं। क्लियर हो गया। तो इनफैक्ट जो हमारे वाशिंगटन साहब थे, इन्होंने ही सबसे पहले इस चीज़ को लेकर के आया था, जॉर्ज वाशिंगटन साहब, और अल्टीमेटली फिर हम लोगों ने भी इन सारी चीज़ों को ले लिया था। जब आप मेंस के बारे में वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम फ़िलासफ़र के बारे में पढ़ते हैं और ये जो फ़िलासफ़र थे, इन्हीं फ़िलासफ़र्स ने अल्टीमेटली, चाहे वो अमेरिका की रिवॉल्यूशन हो चाहे फिर फ्रेंच की रिवॉल्यूशन हो, इन दोनों ही रिवॉल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो खैर इस चीज़ को हम लोग बाद में देखेंगे। दिस इज़ प्लिम्स एंड वी हैव टू लिमिट आवर डिस्कशन। इसके अलावा पार्लियामेंट, यहाँ जो पार्लियामेंट होती है उसको हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस बोला जाता है। हमारे यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, इनको बुलाता है कांग्रेसमैन। तो दिस इज़ कांग्रेसमैन। ठीक है। यहाँ पर भी दो हाउस होती है, एक होती है अपर हाउस, दूसरी होती है लोअर हाउस। अपर हाउस को बोला जाता है सीनेट और जो लोअर हाउस होती है उसको बोला जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है जो कि अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने देख लिया कि क्या सिस्टम यहाँ पर चलता है। अब थोड़ा सा यहाँ के जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनकी भी इलेक्शन को देख लेते हैं। हालांकि जो प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और पूरी दुनिया इनके इलेक्शन को देखती है, क्योंकि सिंपल सी बात है, यूएसए इज़ द सुप्रीम पावर, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल ऑर्डर को सेट करने वाला ये कंट्री है। तो यहाँ पर देखिए जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है पूरी दुनिया देखती है। इलेक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और हम लोग अपने इंडिया में इस सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे अभी फ़िलहाल के केस में, क्योंकि इसमें काफ़ी लिटरेसी और काफ़ी इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। समझिएगा यहाँ पर क्या है। यूएसए देखिए टोटल के टोटल 50 स्टेट और 1 डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। ठीक है, टोटल मार करके 51 स्टेट्स आप बोल सकते हैं। तो दिस इज़ 1 जो अलग से लिखा जाता है डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया है, डीसी बोलते हैं इसको। जो प्रेसिडेंट होते हैं यहाँ पर देखिए जो इनकी पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो रिकॉग्नाइज्ड है। रिकॉग्नाइज होने का मतलब है कि यहाँ पर 2 अलायंसेज हैं। पॉलिटिकल पार्टी तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन 2 अलायंसेज है जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं। एक है रिपब्लिकन्स, एक को बोला जाता है रिपब्लिकन्स, और दूसरे होते हैं जिनको बोला जाता है डेमोक्रेट्स। दे आर डेमोक्रेट्स। ये दोनों जो पार्टी हैं या फिर अलायंसेज हैं, इन दोनों को कह सकते हैं कि दे आर रिकॉग्नाइज्ड। और हम लोग बोल सकते हैं कि यूएसए में बाई पार्टिजनशिप 2 पार्टी सिस्टम है या फिर 2 अलायंस सिस्टम भी आप इसको बोल सकते हैं, दोनों बात एक ही है। होता क्या है, जो रिपब्लिकन्स हैं ये अपने कैंडिडेट को पहले फिक्स करते हैं और इसी तरीके से डेमोक्रेट भी अपने कैंडिडेट को फिक्स करते हैं। अब इस कैंडिडेट में, रिपब्लिकन में, हो सकता है कई लोग होंगे जो राष्ट्रपति बनना चाहते होंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर टोटल मार करके 4-5 लोग हैं। ठीक है, 4-5 लोग हैं यहाँ पर जो बनना चाहते हैं। जैसे जब अभी रिसेंट में इलेक्शन हुए थे तो हिलेरी क्लिंटन, रिसेंट का मतलब जब ट्रम्प साहब का इलेक्शन था उस दौरान में हिलेरी क्लिंटन हो गए, बर्नी सैंडर्स और तमाम लोग थे जो कि कंटेस्टेंट थे। सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पर भी ट्रम्प साहब थे और इसी तरीके से और भी तमाम लोग थे जो कि कैंडिडेट थे। अब इन लोगों का पहले ये जो डेमोक्रेट हैं ये अपना सेपरेट इलेक्शन करवाएंगे। मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन करवा रही है कि कौन बेस्ट सूटेड कैंडिडेट होगा, और इस सेपरेट इलेक्शन का भी जो वोटिंग होता है वो जनता करती है, पब्लिक करती है। व्हाट एन इलेक्शन, मतलब एकदम अलग चीज़ है। यानी कि हमारे यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी का इलेक्शन, बीजेपी के कैंडिडेट, हम किसको राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसको हम चुन रहे हैं, ये जनता डिसाइड कर रही है। तो ये रियल डेमोक्रेसी बोलते हैं इसको। सिमिलरली इसी तरीके से रिपब्लिकन्स भी लोगों से वोटिंग करवाएगी और वोटिंग करवाने के बाद में अपना एक कैंडिडेट निर्धारित कर देगी।
और इस तरीके से रिपब्लिकन का अपना एक कैंडिडेट डिसाइड हो जाएगा और डेमोक्रेट का अपना एक कैंडिडेट डिसाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर दो पार्टी मतलब दो कैंडिडेट के बीच में आपस में अब युद्ध स्टार्ट हो गया। तो अब मान लेते हैं कि दिस इज रिपब्लिकन और इधर से मान लेते हैं कि ये डेमोक्रेट हो गए। तो हमारे कैंडिडेट डिसाइड हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस कैंडिडेट को डिसाइड करने में देखिए 2-3 महीने का समय लग जाता है, तो ये तरीका होता है। अब होगा क्या, इन दोनों कैंडिडेट में अब इन दोनों के बीच में इलेक्शन होना शुरू होगा। कैसे होगा, देखिए टोटल मार करके 51 स्टेट से अभी हम लोगों ने बात किया। 51 स्टेट में होता क्या है, जैसे मान लीजिए 2-4 स्टेट हम लोग ले लेते हैं, जैसे एक ले लेते हैं पेंसिल्वेनिया, सेकेंड वन एरिजोना ले लेते हैं, फिर हम लोग ले लेते हैं और कौन सा ले लिया जाए, ले लेते हैं चलिए शिकागो ले लेते हैं, ठीक है, चलिए ठीक है, 2-4 और भी ऐसे ही हैं। तो अगर हम लोग इन सारे स्टेट्स को अगर देखें तो यहाँ पर जब भी इलेक्शन के बारे में समझिएगा, मान लेते हैं यहाँ पर हर जगह पर 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग हैं। तो 100 लोग में यहाँ पर वोट की काउंटिंग की जाएगी। वोट की काउंटिंग में अगर 51 वोट पड़े, ठीक है, 51 वोट, और हर एक मतलब स्टेट की अपनी कुछ सीट होंगी जो कि ऑब्वियसली डिफरेंट होंगी, अलग अलग सीट होंगी। तो यहाँ पर जैसे ही 51 वोट किसी बंदे को मिल गया, जैसे मान लेते हैं रिपब्लिकन को मिल गया, तो अब ये मान लिया जाएगा कि यहाँ पर जितनी भी सीट है, कॉन्स्टिट्यूएंसी पे डिपेंड नहीं करता है, जितनी भी सीट है वो सारी सीट रिपब्लिकन को चली गई। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा इंडियन मामले को लेकर के समझते हैं तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या चीज़ है। जैसे मानते हैं कि यूपी है, यूपी में मान लेते हैं कि टोटल 80 सीट्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से बिहार में मान लेते हैं कि 31 सीट है, कुछ अलग सीट होगा, जस्ट फॉर द नंबरिंग के लिए मान लेते हैं 31 सीट है। महाराष्ट्र में इसी तरीके से मान लेते हैं कि 53 सीट है, ठीक है। दे आर नॉट द रियल डेटा, ठीक है, अलग अलग डेटा है, केवल और केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए बात कर रहे हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पर क्या होता है, 80 सीट पे 80 MP जाते हैं, ठीक है। तो 80 MP आते हैं, 80 MP आते हैं, तो ये तो लेजिस्लेचर की बात हो गई। लेकिन अगर मान लेते हैं सेम इसी तरीके से पार्लियामेंट मतलब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को अगर समझा जाए तो 80 का मतलब ये कि यहाँ पर 80 में कुछ बीजेपी के कैंडिडेट होंगे, कुछ कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे। बीजेपी के कैंडिडेट सपोज 41 कैंडिडेट जीत गए और बचे हुए जो 39 कैंडिडेट हैं वो कांग्रेस के हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि ये पूरी की पूरी जो 80 सीट है ये पूरी बीजेपी को चली गई। समझ में आया? तो यहाँ पर जो ये माइनॉरिटी होते हैं, माइनॉरिटी लोग होते हैं, माइनॉरिटी इलेक्टेड पीपल होते हैं, वो केस हार जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर बिहार है तो बिहार में मान लेते हैं कि सपोज मान लेते हैं 16 सीट जो भी जीत गया वो पूरा 31 सीट पूरा उसके कब्जे में चला जाएगा। और इसी वजह से जो यूएसए का इलेक्शन होता है उसमें कुछ 7-8 डिस्ट्रिक्ट हैं, 7-8 स्टेट्स हैं जो स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। और इस तरीके से अल्टीमेटली जब फाइनल रिजल्ट आता है तो जो भी 51% यानी कि 50% से ज़्यादा जो भी सीट जीत जाता है, बस वो इलेक्शन जीत गया, वो प्रेसिडेंट बन जाता है। तो ये तरीका होता है यूएस के इलेक्शन में। प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर यूएसए में जितने भी इलेक्शन होते हैं सारे इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, हर एक पोस्ट के इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। और इसीलिए यूएस में कहा जाता है कि यहाँ पर रहने वाला बंदा हर रोज़ किसी न किसी मतलब पोजीशन के लिए रोज़ ना कोई एक इलेक्शन में वोट कास्ट करके आता है। तो ये तरीका होता है। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स। ये चीज़ हमारे यहाँ पर इंडिया में पूरी तरीके से लागू नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर देखिए लिटरेसी लेवल बहुत कम है, पहली चीज़। सेकेंड थिंग, हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और डाइवर्सिटी होने के कारण से हमें रिप्रेजेंटेशन में हर उस डाइवर्सिटी, हर एक बंदे का, हर एक कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करना होता है, जो कि इस तरीके के प्रोसेस में नहीं हो सकता है। तीसरी चीज़, हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है और ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है दिस इज़ बेसिक स्ट्रक्चर और इस वजह से भी हम इसको नहीं ले सकते हैं। क्लियर हो गया क्या चीज़ है? लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कि हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, जैसे कि राज्यसभा में जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इस वाइस प्रेसिडेंट के फंडे को हम लोगों ने पूरी तरीके से अडॉप्ट किया है इलेक्शन से लेकर के इनके फंक्शनिंग तक। हालांकि इनकी जो फंक्शन होती है प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में वो अलग होती है और हमारे यहाँ पर अलग होती है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। सेकंड थिंग, हम लोगों ने बिल ऑफ राइट्स यानी कि फंडामेंटल राइट यहाँ से लिया हुआ है, तो अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तीसरी चीज़, सेपरेशन पावर हमने लेने की कोशिश की है, बस वो बात दूसरी कि हम लोग ले नहीं पाए हैं क्योंकि यहाँ पर सिस्टम जो है अलग होती है, ठीक है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर जो प्रीएम्बल है उस प्रीएम्बल को भी कहीं ना कहीं अडॉप्ट किया हुआ है, वो बात दूसरी कि हमारा प्रीएम्बल हमारा खुद का है। फिर सुप्रीम कोर्ट मतलब कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशियल सिस्टम को हम लोगों ने अडॉप्ट किया है यहाँ की।
लेकिन हम लोगों ने जो जुडिशियल सिस्टम देखा है वो इंटीग्रेटेड सिस्टम लिया हुआ है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी को लिया हुआ है। तो यहाँ से आइडिया लग गया क्या है यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट हमारा है ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ यूके का कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर देखिए ब्रिटेन और यूके, ग्रेट ब्रिटेन, ये सब जो है ज्योग्राफिकल कंसेप्ट है। यूके क्या होती है, अब यहाँ पर देखिए आयरलैंड का केस है। बेसिकली आयरलैंड का जो नॉर्थ एरिया है वो ब्रिटेन में आता है, जबकि बाकी चीज़ जो है वो अलग, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम का पार्ट हो जाती है, एंड साउथ इज़ इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पर देखिए जो यूके है, यहाँ पर 1688 में जाकर के डेमोक्रेसी आई थी। उससे पहले प्योरली दिस मोनार्कियल सिस्टम चलता था, लेकिन 1688 के बाद से यहाँ पर पार्लियामेंट इस्टेब्लिश कर ली जाती है, और पार्लियामेंट इस्टेब्लिश करने के बाद में डेमोक्रेसी तो आ जाता है, लेकिन ये जो डेमोक्रेसी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के अंडर में आता है। तो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कियल डेमोक्रेसी। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, और ये सिस्टम आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि इंडिया में भी काइंड ऑफ सेम ऐसा ही सिस्टम चलता है। अब जैसे हमारे इंडिया में क्या होती है, प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट साहब होते हैं, प्रेसिडेंट साहब के अलावा पीएम साहब होते हैं, पीएम साहब को हेल्प करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। क्लियर। पार्लियामेंट होती है हमारे यहाँ पर, और पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं, वन इज़ द लोअर हाउस, सेकंड वन इज़ द अपर हाउस, राज्यसभा। अब ये हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो होते हैं नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि केवल और केवल काम नाम मात्र के लिए होते हैं, जबकि रियल पावर जो होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंडर में होती है। दिस इज़ रियल पावर। सेम यही चीज़ यूके में भी होती है। यूके में जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट साहब का नाम बदल करके यहाँ पर लिख दीजिए एम्परर, किंग, और यही एक डिफरेंस है। और इसी वजह से यूके जो है, ब्रिटेन जो है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है क्योंकि इनका इलेक्शन नहीं होता है। दिस इज हेरिडिटरी नेचर में ये चलती है। बाकी यहाँ पर भी पीएम होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जो कि रियल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। यहाँ पर भी पार्लियामेंट होती है, लेकिन पार्लियामेंट में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। जो लोकसभा होती है वो तो रिप्रेजेंटेटिव होती है, उसका इलेक्शन होता है, लेकिन जो राज्यसभा है ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है। मतलब बड़े बड़े जो लोग होते हैं, हाई क्लास के लोग होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं, एंड दिस इज हेरिडिटरी इन नेचर। तो यहाँ पर राज्यसभा भी जो होती है एडवाइजरी नेचर की होती है, सेम जैसे हमारे यहाँ पर है, और लोकसभा रिप्रेजेंटेटिव होती है जैसे हमारे यहाँ पर है। वो बात दूसरी है कि हमारे यहाँ पर जो राज्यसभा है उसका इलेक्शन होता है और उसमें लोग चुन करके आते हैं, और इसी वजह से ये जो इलेक्शन वाली जितनी भी टेक्निक है वो हम लोगों ने दूसरी कंट्री दैट इज़ आयरलैंड, यहाँ से हम लोगों ने फिर अडॉप्ट किया है इस सिस्टम को। समझ आ गया क्या चीज़ है। तो यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज़ नॉट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर क्या तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, ट्रेडिशंस हैं, जिसके बेसिस पर ये पूरी की पूरी डेमोक्रेसी चलती है। तो ये रिटन फॉर्मेट में नहीं है, और अगर रिटन फॉर्मेट में नहीं है तो क्या होगा, बहुत ही फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। इनफैक्ट ये कहा जाता है एक मेल को फीमेल और फीमेल को मेल, सुबह को शाम और शाम को सुबह, यही छोड़ दिया जाए अगर, तो बाकी ब्रिटेन में कुछ भी चेंज किया जा सकता है। एनीथिंग कैन बी चेंज इन द ब्रिटेन। क्यों? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा देखिए ये एक यूनिटरी गवर्नमेंट है। यूनिटरी का मतलब यहाँ पर फेडरल नहीं है। फेडरल नहीं होने के कारण से यहाँ पर स्टेट का फंडा नहीं होता है। अब जैसे यहाँ पर है तो बहुत सारे स्टेट्स, जैसे कि लंदन हो गया या फिर आपकी स्कॉटलैंड हो गया, तो यहाँ पर स्टेट्स तो अलग अलग हैं, बट दे डू नॉट हैव गवर्नमेंट, दे हैव गवर्नर। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंट्रल पीपल होते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर के लिए, बट एक्चुअल में दिस इज़ नॉट फेडरल स्टेट। ये फेडरल स्टेट नहीं है, यूनिटरी गवर्नमेंट चलती है, सिंगल गवर्नमेंट चलती है, सिंगल इलेक्शंस होते हैं। क्लियर। अब चूंकि यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है एंड पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम हियर, पार्लियामेंट सुप्रीम पावर है यहाँ पर, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का जो बेसिक फिलॉसफी होता है कि पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, यहाँ पर भी वही सिस्टम है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, मतलब कि यहाँ पर भी सेम वही मोशन, सेम वही कॉन्फिडेंस वोट आता है। क्लियर। यहाँ पर जो पार्लियामेंट होती है वो कुछ भी चेंज कर सकती है, और इसी वजह से बोला जाता है कि यहाँ की जो पार्लियामेंट है दिस इज सुप्रीम एंड दिस इज सॉवरेन। तो सॉवरेन का मतलब इंटरनल मैटर को खुद ये डील करते हैं, और दूसरी चीज़ सुप्रीम है, मतलब ये सबसे ऊपर आती है। यहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जिसकी सुप्रीमेसी कही जा सके, तो चेक एंड बैलेंस के लिए पार्लियामेंट होती है। बाकी यहाँ पर रूल ऑफ लॉ चलता है। रूल ऑफ लॉ का मतलब लॉ हमेशा सही है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को हमें देखना होगा। अब वो बात दूसरी है कि ब्रिटेन में जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ दैट इज़ रूल ऑफ लॉ चलती है, और वहीं यूएस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चलता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये एक कह सकते हैं कि इंटेलिजेंट लेवल की एक लॉ इंटरप्रिटेशन है। यहाँ पर प्रोसीजर तो चेक किया ही जाएगा कि किस तरीके से प्रोसीजर है, लेकिन लॉ की भी वैलिडिटी को चेक किया जाता है कि क्या लॉ कहीं गलत तो नहीं है,
क्या लॉ समय के साथ क्या अपनी सिग्निफिकेंस छोड़ दिया है? क्या लॉ खुद ही अपने आप में कोई प्रोहिबिशन तो नहीं बन गया है? तो ये चीज़ की जाती है, बट ये चीज़ ब्रिटेन में फॉलो नहीं की जाती है। और हम लोगों ने जो ये रूल ऑफ लॉ का सिस्टम है, इंडिया ने इसी ब्रिटेन से ही अडॉप्ट किया है। अगेन यहाँ पर भी सेपरेशन ऑफ पावर कुछ खास क्लियर नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर भी जो एग्जीक्यूटिव है दैट इज़ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क होते हैं, यानी कि जो किंग होते हैं, प्रिंस चार्ल्स, ये होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क होते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है जो कि इंडिपेंडेंटली काम करती है। यहाँ की जो पार्लियामेंट है, जैसे कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपर हाउस और हाउस ऑफ कॉमन्स लोअर हाउस, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर लिया है। क्लियर? सो ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, बेसिक फंडे हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए रिलेटेड विद ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चला चलते हैं फ्रांस के ऊपर में। फ्रांस ये एक ऐसी डेमोक्रेसी है जिसको आप बोल सकते हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट है, बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस है, और कह सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी टॉप लेवल पे रखी गई है। ऐसा क्यों? फ्रांस में ऐसा क्यों किया गया कि अकाउंटेबिलिटी, मतलब ना तो यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ना तो यहाँ पर पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है, मतलब यहाँ पर दोनों ही मिक्स स्ट्रक्चर है। मतलब इनफैक्ट ये कहा जाता है कि जो फ्रांस है वो ब्रिटेन और यूएसए दोनों का मिक्स स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या होती है वो भी हम लोग देखेंगे, और इसी वजह से इसको बोलते हैं क्वासी प्रेसिडेंशियल क्वासी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अब यहाँ पर देखिए हुआ क्यों ऐसा, क्या है एक्चुअल में, हिस्ट्री इज़ द रीज़न। हिस्ट्री इसके पीछे की रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 मोनार्कियल गवर्नमेंट रह चुकी है, 2 डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट हो चुकी है, 3 इंपीरियल गवर्नमेंट हो चुकी है, और 4 रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है। और इस कारण से अब हर एक लेवल, मतलब इनको सबसे ज़्यादा जो डर लगता है वो होती है चेक एंड बैलेंस ना रहे, कहीं कोई बॉडी अपने आप में डोमिनेंट ना हो जाए। और इस कारण से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले किया है वो है चेक एंड बैलेंस। यहाँ पर चेक एंड बैलेंस पर बहुत 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 ज़्यादा ही ध्यान रखा गया है, जिसके कारण से हर एक बॉडी को एक दूसरे के साथ में आपस में रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है। और इसी वजह से कहा जाता है दिस इज चेक एंड बैलेंस इज सुप्रीम थिंग हियर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। लेकिन फिलहाल में अगर बात किया जाए तो अभी ये 5th रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन ये इसको बनाया गया और इसी के बेसिस पर गवर्नमेंट चलती है। 1958 की ये गवर्नमेंट बनाई गई है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। यहाँ पर जो इसका मोटो था, जो 5th रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन आया उसका मोटो था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। और इन्हीं तीनों वर्ड को हम लोगों ने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है अपने प्रियम्बल में। ठीक है, ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दिस इज रिपब्लिक, यानी कि जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो यहाँ पर इलेक्ट होती है। यहाँ पर देखिए प्रेसिडेंट साहब भी होते हैं, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब भी होते हैं, यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर साहब भी होते हैं, यहाँ पर सब लोग होते हैं, यहाँ पर पार्लियामेंट भी होती है। तो दिस इज पार्लियामेंट हियर। ठीक है, तो पार्लियामेंट भी होती है। यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से समझना है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हैं, ये अपना जो भी स्पेसिफाइड एरिया है जो प्रेसिडेंट ने बताया है उस पर काम करते हैं। मतलब यहाँ पर इनको कुछ लिस्ट बताई गई है जिस पर ये लोग काम करते हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट को रिस्पॉन्सिबल है। प्रेसिडेंट की भी अपनी कुछ एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव वर्क हैं जिसको किए करते हैं, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट को होते हैं। तो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग ये बोल सकते हैं कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन, इन सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए प्रेसिडेंट साहब इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। अब देखिएगा अगेन चेक एंड बैलेंस कितना ज़्यादा है यहाँ पर। पहले प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो प्रेसिडेंट साहब के मनमर्जी पे चल रहे हैं। इनफैक्ट प्रेसिडेंट साहब कैन रिमूव प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट एनी टाइम, क्योंकि ये इनके कह सकते हैं प्रेसिडेंट साहब के ही डिस्क्रिशन पे एक तरीके से होते हैं। और अल्टीमेटली पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल हो जा रहे हैं प्रेसिडेंट साहब, यानी कि यहाँ पर क्या हो सकती है, इम्पीचमेंट हो सकती है। और इन सारी प्रोसेस को देखने के लिए देयर इज जुडिशरी इन सारी बातों को फिर से ऊपर से देख रही होती है। अब आपको दिखा होगा कि कितना ज़्यादा हाई लेवल ऑफ चेक एंड बैलेंस है। ठीक है, तो कोई भी बंदा अपने आप में स्ट्रांग हो ही नहीं पाएगा। और ये रीज़न क्यों है, क्योंकि यहाँ की हिस्ट्री कुछ ऐसी रही है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है अपने आप को रिपब्लिक, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट दैट इज़ प्रेसिडेंट, उसका इलेक्शन होगा। सिमिलरली इसी तरीके से सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, इंडिविजुअल है। ठीक है, इंडिविजुअल है, एंड सोशल ऑर्डर है, सोशल बेस्ड है। ठीक है, इसके अलावा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और यूनिटरी गवर्नमेंट है। यहाँ पर कोई फेडरलिज्म नहीं है। अगेन यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा दिस इज यूनिटरी फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सिंगल गवर्नमेंट यहाँ पर भी होती है। मान लेते हैं कि अगर आगे जा कर के अगर सपोज ये फेडरल होती तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगी
विद रिस्पेक्ट टू चेक एंड बैलेंस अगर रखेंगे तो। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट साहब के पास में अपने कुछ काम है, इसलिए प्रेसिडेंशियल फॉर्मेट हो गई, लेकिन पूरी तरीके से प्रेसिडेंशियल नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी हैं, तो इसलिए पार्लियामेंट्री भी नहीं है। तो एक्चुअल में यहाँ पर ना तो प्रेसिडेंशियल है ना तो पार्लियामेंट्री है, एक्चुअल में दोनों मिक्स हैं, और इसीलिए बोला जाता है कि दिस इज मिक्सचर ऑफ ब्रिटेन एंड यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पर जो पार्लियामेंट होती है यहाँ पर भी अपर हाउस और लोअर हाउस होती है। अपर हाउस को बोला जाता है सीनेट और जो लोअर हाउस होती है उसको बोलते हैं नेशनल असेंबली। चुन करके इलेक्टेड पर्सन्स यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है बेसिक जो आपको ध्यान रखना है। फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही हाई लेवल की एक तरीके से बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पर चेक एंड बैलेंस को ज़्यादा ध्यान दिया गया है। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ध्यान दिया गया है? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, सेपरेशन ऑफ पावर पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या ध्यान दिया गया है? पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को ध्यान दिया गया है। ठीक है, समझ आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन। रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन अगेन देखिए बहुत ही बेसिक सा कॉन्स्टिट्यूशन है, और हालांकि जब ये यूएसएसआर हुआ करता था उस समय की कॉन्स्टिट्यूशन में और रशिया की कॉन्स्टिट्यूशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। जैसे कि शुरुआत में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हालांकि हुआ करती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस इज़ वेरी वेरी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पर भी अमेंडमेंट किया गया है लेकिन बहुत ही कम अमेंडमेंट्स हैं, नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स बहुत ही ज़्यादा कम है। बाकी यहाँ पर देखिए फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट CIS के नाम पर है। CIS ये तो अलग चीज़ हो गई, जैसे हमारे यहाँ पर कॉमनवेल्थ होता है सेम वैसे ही कॉमनवेल्थ स्टेट्स, मतलब कि कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स यहाँ पर भी है। जो लोग भी USSR का पार्ट थे दे आर नाउ पार्ट ऑफ CIS कंट्रीज़, जो कि इंडिपेंडेंट है, दे आर इंडिपेंडेंट नेशंस। अब यहाँ पर जो फेडरल गवर्नमेंट है ये रशिया और तमाम जो बाकी स्टेट्स हैं उनको मिला करके यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग और तमाम बाकी और भी एरियाज़ को मिल करके बनाए जाते हैं, तो दे आर फेडरल गवर्नमेंट, दे हैव देयर ओन गवर्नमेंट देयर। इसके अलावा रिपब्लिक है, यानी कि जो हेड ऑफ द स्टेट है दैट इज़ प्रेसिडेंट, उनका इलेक्शन होता है। सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट यहाँ पर होती है। ठीक है, तो दिस इज सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होती है वो प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पर भी होती है, और जो यहाँ पर PM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है अगेन दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट साहब, एंड प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू अगेन पार्लियामेंट हियर, तो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है एक तरीके का फ्रांस वाला ही स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है, बट उतना ज़्यादा यहाँ पर चेक एंड बैलेंस नहीं है। ठीक है, बाकी सेपरेशन ऑफ पावर होता है, चेक एंड बैलेंस होती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है ताकि हमेशा हर एक पोजीशन की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को और जो फंक्शनैलिटी है उनको हमेशा चेक किया जा सके, उन सारी चीज़ों को ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल बनाया जा सके। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की मेंशन किया गया है, हर एक बॉडी हर एक लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मेंशन किया गया है। इसके अलावा दिस इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। एंड 1 सेकेंड यार, कुछ प्रॉब्लम है, यूनिटरी गवर्नमेंट नहीं होता है, इसको आप लोग कट कर दीजिएगा, दिस इज फेडरल गवर्नमेंट एक्चुअली यहाँ पर। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पर लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर एंड गारंटीज फंडामेंटल राइट, इसकी व्यवस्था की गई है। हालांकि ये शुरू में नहीं होता था। ठीक है, ये अलग होता था। जैसे पहले क्या था, जब USSR थी तो वहाँ पर सिंगल पार्टी गवर्नमेंट थी, दैट इज़ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, तो यहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। लेकिन जब ये रशिया में बदल गया आफ्टर डिसइंटीग्रेशन 1991 के बाद से, अब ये मल्टी पार्टी रूल है, यहाँ पर मल्टी पार्टी रूल है और मल्टी एथनिक, मतलब यहाँ पर भी डाइवर्सिटी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। एंड अगेन इंश्योर किया गया फंडामेंटल राइट को। यहाँ पर जो पार्लियामेंट है अगेन यहाँ पर भी लोअर हाउस और अपर हाउस होती है। जो अपर हाउस होती है उसको फेडरेशन काउंसिल बोलते हैं, जो लोअर हाउस होती है उसको ड्यूमा बोला जाता है। नाम इंपॉर्टेंट है, इन नाम को प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन खैर लेस चांस, बहुत कम चांस होता है ये सब चीज़ें पूछने का। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें अगेन आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज क्लियरली सिलेबस में मेंशन किया गया है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है, ओके, अब हम लोग जरा बढ़ते हैं जापान के कॉन्स्टिट्यूशन की ओर में। दिस इज़ द, यू कैन से कि ये भी एक अपने आप में बहुत ही डिफरेंट टाइप का यहाँ पर इलेक्शन होता है। यहाँ पर जापान में शुरुआती दिनों में जब 1945 से पहले मेजी रिस्टोरेशन की गवर्नमेंट थी, जो अरिस्टोक्रेट थी, जो अथॉरिटेरियन थी, जो मोनार्कियल गवर्नमेंट थी, और इसी के बेसिस पर यहाँ पर वॉर वगैरह किया जाता था। तो वॉर ओरिएंटेड यहाँ पर गवर्नमेंट ये थी। हालांकि बाद में जब 1945 के बाद में फिर से गवर्नमेंट बनती है, तो अब ये मैकआर्थर कॉन्स्टिट्यूशन या फिर शोवा कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं, दिस इज डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर डेमोक्रेसी में बदल दिया गया, जो पहले मोनार्क थी उसको डेमोक्रेसी में हो गया, लेकिन ये है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कियल, कॉन्स्टिट्यूशनल
मोनार्कियल। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आज भी एम्परर होते हैं, यहाँ पर आज भी राजा होते हैं, ठीक है। अब वो बात दूसरी है कि जैसे ब्रिटेन वाला सिस्टम है, सेम कुछ ऐसा ही सिस्टम यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर भी सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। जैपनीज़ वैसे भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, यहाँ पर भी सेम वही कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है और हमें यूएस और यूके का ब्लेंड यहाँ पर देखने को मिलता है। सिस्टम रिजिड है, यूनिटरी फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन होती है, सेपरेशन ऑफ पावर होती है, चेक एंड बैलेंस होती है, और जो पार्लियामेंट होती है उसको नेशनल डाइट बोलते हैं। दिस इज नेशनल डाइट ईयर। यहाँ पर भी सेम यही सारा सिस्टम है, जो फ्रांस वाला सिस्टम था सेम वही सिस्टम यहाँ पर भी होता है, लेकिन देयर आर डिफरेंसेस एक्चुअली, ठीक है। और एक्चुअल में हमें कंपेयर तो करना चाहिए वैसे ब्रिटेन के साथ में, क्योंकि ब्रिटेन वाला सिस्टम यहाँ पर मेनली लागू हो रहा है। तो ब्रिटेन और जो जापान है इसमें कुछ बेसिक से डिफरेंसेस हैं। क्या डिफरेंसेस हैं उनको जरा फटाफट देख लेते हैं। ब्रिटेन में क्या होता है कि जो पीएम होते हैं वो चूज़ किए जाते हैं किंग के द्वारा, ठीक है। पीएम चूज़ किए जाते हैं, 1 सेकेंड, यस, हाँ। तो यहाँ पर ब्रिटेन में जो पीएम होते हैं दे आर अपॉइंटेड एंड चूजन बाई एम्परर। तो यहाँ पर चूज़ और अपॉइंट दोनों के दोनों ही एम्परर करते हैं, जो यहाँ पर किंग साहब हैं। जबकि जापान में क्या होता है कि पीएम का जो चूज़ करना है वो डाइट करती है, डाइट चुनेगी कौन पीएम है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पीएम का मतलब एक इलेक्टेड बंदा है ये, ठीक है। एक इलेक्टेड बंदा, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनमें से किसको चूज़ करना है वो काम करता है किंग, ठीक है। अब जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर जो इलेक्शंस होते हैं उस इलेक्शन के दौरान में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या, जो एमपीज़ होती हैं, जो मेजर पार्टी होती है, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, तो वो पार्टी अल्टीमेटली अपना एक लीडर बना देती है, और वही लीडर जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और इन प्राइम मिनिस्टर को जो हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब हैं, दैट इज़ यू कैन से किंग, एक तरीके से यही चीज़ जो प्रेसिडेंट साहब है वो अपॉइंट कर देते हैं। सेम वही बात यहाँ पर भी कही जा रही है ब्रिटेन में, कि ब्रिटेन इलेक्टेड बंदा है, लेकिन चूज़ और अपॉइंट ये दोनों के दोनों किंग के द्वारा किया जाएगा, यानी कि जो यहाँ का एक तरीके से इक्विवेलेंट टू प्रेसिडेंट साहब हैं वो कर रहा है। जबकि पीएम चूज़ किया जाएगा डाइट में, यानी कि पार्लियामेंट में। जापान का केस है ये। और यहाँ पर अपॉइंट यानी कि जो ओथ वगैरह दिलाने का काम है वो कर दिए जाएंगे यहाँ के एम्परर, जो यहाँ के राजा हैं वो कर देंगे। तो एक डिफरेंस है यहाँ पर बेसिक, यहाँ पर ये, ठीक है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो मिनिस्टर्स होते हैं दे आर अपॉइंटेड बाई अगेन किंग, ये राजा के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। जबकि जापान में जो मिनिस्टर्स होते हैं ये किसके द्वारा किए जाएंगे, डाइट के द्वारा, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा। मतलब हाई लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी मेजर की जा रही है। ब्रिटेन में जो पीएम साहब हैं, पीएम साहब कैन नॉट रिमूव मिनिस्टर्स, पीएम साहब यहाँ पर मिनिस्टर्स को रिमूव नहीं कर सकते हैं। जबकि जापान में पीएम साहब मिनिस्टर्स को रिमूव कर सकते हैं। क्या हमारे यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, प्रेसिडेंट साहब करेंगे। किंग यहाँ पर करते हैं, हमारे यहाँ पर भी प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं। पीएम कैन आस्क फॉर रेजिग्नेशन, पोर्टफोलियो चेंज कर सकते हैं लेकिन रिमूव नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। हम लोगों ने ब्रिटेन से ही अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर ब्रिटेन में जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं सब लोगों को एमपी होना पड़ेगा, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना पड़ेगा। जबकि जापान में ऐसा नहीं है, मेजॉरिटी को होना पड़ेगा लेकिन सबको नहीं होना है, मेजॉरिटी को होना है। क्लियर हो गया? बाकी देखिए पार्लियामेंट में जो यहाँ की जापान पार्लियामेंट है, यहाँ पर थोड़ा सा इलेक्शन में भी डिफरेंस है। इलेक्शन के दौरान में होता क्या है कि 50-50% डिवाइड कर दिया जाता है। हालांकि ऐसी सिस्टम हम लोग भी बातें करते हैं कि होनी चाहिए, बट अगेन वी कैन नॉट डू दैट, क्योंकि हमारे यहाँ पर लिटरेसी लेवल रिलेटिवली कम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 50-50% पे होता क्या है, 50% यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी बना करके इलेक्शन होती है। कॉन्स्टिट्यूएंसी बना करके यानी कि यहाँ पर बंदे जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं और डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। और 50% जो बंदे होते हैं वो स्टेट के आते हैं। स्टेट कहने का मतलब हो गया कि ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर राज्यसभा वाला सिस्टम होता है ना, तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बंदे होते हैं और अल्टीमेटली फिर ये आ जाते हैं और अल्टीमेटली यहाँ पर ये जो भी लेजिस्लेशन का काम है वो लोग करते हैं। तो ये जापान का सिस्टम है। जापान में भी अगर आप देखेंगे तो मेनली क्या फोकस किस पर किया गया है, यहाँ पर भी फोकस किया गया है चेक एंड बैलेंस पे एंड सेपरेशन ऑफ पावर पे। तो ये काम किया गया और रिप्रेजेंटेशन अलॉन्ग विद इंटेलिजेंस, इस पर काम किया गया। यानी मैच्योर सिस्टम होना चाहिए और मैच्योर सिस्टम यहाँ से आता है और रिप्रेजेंटेशन का काम यहाँ से आता है, रिप्रेजेंटेशन पीपल से आ जाता है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है जिसके बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा ये जो जापान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो चलता है। क्लियर हो गया? अब हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं टेबल के बेसिस पर, और इससे आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी समझने में। अब जैसे यहाँ पर इंडिया भी हम लोग इंक्लूड कर लिए हैं,
तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन, यूएस, रशिया, जापान एंड फ्रांस। अगर बात करें क्या रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया में क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन में अनरिटन है, यूएस में रिटन है, रिटन है, रिटन है, रिटन है, हर जगह पर रिटन है, ठीक है। बाकी फ्लेक्सिबल और रिजिड के बारे में अगर बात किया जाए तो इंडिया में देखिए दोनों ही मिक्स सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जबकि ब्रिटेन में फ्लेक्सिबल है, यूएस में रिजिड है, रशिया में रिजिड है, जापान में भी रिजिड है और फ्रांस में भी रिजिड सिस्टम है। सिंपल रीज़न इसका यही है, हमारे यहाँ पर मिक्स करने का मतलब ये था कि हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और डाइवर्सिटी के कारण से हमें कुछ मामलों में फ्लेक्सिबल रखना पड़ा है और कुछ मामलों में रिजिड रखना पड़ा है, ठीक है। इसके अलावा यूनिटरी और फेडरल के बारे में अगर बात किया जाए तो इंडिया में फिर मिक्स सा स्ट्रक्चर है, ब्रिटेन में यूनिटरी है, यूएस में फेडरल है, रशिया में अगेन फेडरल है, जापान में और फ्रांस में दोनों में यूनिटरी सिस्टम है। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में बात करें तो इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री है, यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, रशिया में क्या है, सेमी प्रेसिडेंशियल है, यहाँ पर प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सब के सब होते हैं। और यही चीज़ फ्रांस में क्वासी प्रेसिडेंशियल, क्वासी पार्लियामेंट्री हम लोगों ने देख रखा था। जापान में मेनली पार्लियामेंट्री सिस्टम होती है। वो बात दूसरी है कि अगेन हम लोग बोलते हैं कि इसमें भी थोड़ा सा ब्रिटेन का कल्चर हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। सॉवरेनिटी के बारे में अगर बात किया जाए तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होती है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम अथॉरिटी इन इंडिया। ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है, यूएसए में अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, रशिया में कोई चीज़ क्लियर नहीं है बिकॉज एवरीथिंग इज सुप्रीम, हर एक बंदा एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस में है। सिमिलरली जापान में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रांस में पार्लियामेंट विद लिमिटेड पावर, दिस इज द सुप्रीम थिंग हियर। नेक्स्ट रिपब्लिक एंड मोनार्क के बारे में बात करें तो इंडिया रिपब्लिक है, बाकी जो हमारा ब्रिटेन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है और जो जापान है दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, बाकी सारे रिपब्लिक है, बाकी सब में इलेक्शन होता है। अगर प्रेसिडेंट के बारे में बात किया जाए तो इंडिया में सेरेमोनियल यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन है, मतलब कि ये एक तरीके से नॉमिनल हेड होते हैं। बाकी ब्रिटेन में तो खैर एम्परर है तो यहाँ पर बात ही नहीं होगी, इसी तरीके से जापान में भी एम्परर है तो बात ही नहीं होगी। बाकी यूएस में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, रशिया में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, फ्रांस में भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है। हमारे यहाँ पर केवल इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है बिकॉज वी आर फॉलोइंग पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। सिटीजनशिप के बारे में बात करें तो इंडिया में सिंगल है, ब्रिटेन में डुअल सिटीजनशिप ली जाती है, यूएस में भी डुअल है। डुअल का मतलब लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टेट की सिटीजनशिप और यूएसए की सिटीजनशिप, ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। ये डुअल ध्यान रखिएगा, दिस इज यूनिटरी सिस्टम में डुअल यानी दूसरे कंट्री की भी सिटीजनशिप ये लोग रख सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर हम लोग रशिया में बात किया जाए तो यहाँ पर भी डुअल होती है, लेकिन ये भी फेडरल वाली डुअल है, ध्यान रखिएगा, दिस इज फेडरल वाली डुअल। जापान में यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप होती है और फ्रांस में डुअल सिटीजनशिप होती है, यूनिटरी है यानी दूसरे कंट्री की भी हम लोग ले सकते हैं, दूसरे कंट्री की भी लिया जा सकता है। फंडामेंटल राइट के बारे में अगर बात करें तो देखिए फंडामेंटल राइट ब्रिटेन में नहीं दी गई है, लिखित रूप में नहीं है, बाकी हर जगह पर कॉन्स्टिट्यूशनली मेंशन्ड है। समझ आ गया क्या चीज़ है। तो ये थी बेसिकली पूरी डिस्कशन रिलेटेड विद द कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। छोटा डिस्कशन था, ज़्यादा कुछ खास था नहीं, लेकिन अगेन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए और बाकी इलाकों के बाकी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हियर। प्रीलिम्स वाइज अगर बात किया जाए तो एग्जामिनेशन में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही मुश्किल है आना क्वेश्चन, लेकिन फिर भी एक बार आपको आइडिया ज़रूर होना चाहिए। खैर आप लोग ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया था, सोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से भैया आपको आइडिया ले सकते हैं कि कहाँ पर क्या सिस्टम है। बाकी ये मेंस ओरिएंटेड टॉपिक ज़्यादा है, मेंस ओरिएंटेड ही इस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिलहाल यहीं पे स्टॉप करते हैं डिस्कशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।